आपके अपने चैनल योर टेक सपोर्ट इंडिया पर मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी में चैप्टर 9 का पार्ट सेकंड। हमारा चैप्टर 9 था ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तकनीकी की दुनिया में आभासी दुनिया को वर्चुअल रियलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर तकनीकी के आधार पर निर्मित किया जाता है और इंसान को अवास्तविक संसार का वास्तविक आभास का अनुभव करवाया जाता है। इंसानों को कंप्यूटर तकनीकी से निर्मित आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कराना ही वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। इस दौरान 3D ग्राफिक्स और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से वास्तविक वातावरण तैयार किया जाता है, जिसे वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट की मदद से अनुभव करवाया जाता है। इस आभासी सच्चाई को हमारा दिमाग 5 इंद्रियों में से आवाज़, दृश्य से महसूस ज़्यादा करता है। कंप्यूटर तकनीक के द्वारा वास्तविक पर्यावरणीय, जैसे कि मतलब स्टेरियो सराउंड आधारित जो भी आवाज़ें होती हैं और दृश्य होते हैं, उनको तैयार किए जाते हैं ताकि इंसानी दिमाग को कल्पित दुनिया का वास्तविक अनुभव करवाया जा सके। इसके अलावा आभासी दुनिया में इंसान भौतिक और मानसिक रूप से जुड़ जाता है, जिससे वह महसूस करता है, उसमें चल फिर सकता है और मौजूद आइटमों को देख एवं छू भी सकता है। वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट को उतारने के बाद वह कल्पित दुनिया से वास्तविक दुनिया में पहुंच जाता है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये वर्चुअल रियलिटी कितने टाइप्स की हो सकती है। तो वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कई प्रकार से हो सकता है। यह पूरी तरह से इस्तेमाल तकनीकी पर आधारित दुनिया होती है। ठीक है, टेक्निकल बेस्ड होती है सीधी बात। इसलिए जिस प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक आभासी दुनिया को बनाने में उपयोगी होती हैं, उसी प्रकार का अनुभव इंसान को भी होता है। इस आभासी अनुभव के आधार पर जो भी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, उनके मुख्य 3 रूप हो सकते हैं। पहला, फुल इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। दूसरा, सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। और तीसरा, नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। तो आइए अब बात करते हैं फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी की। तो इसमें क्या होता है, यह आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कराने की उच्च तकनीकी होती है, जिसमें HMDS यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले तथा मोशन डिटेक्टिंग डिवाइसेस के जरिए इंसानी इंद्रियों को सच्चाई का वास्तविक आभास कराने का प्रयास किया जाता है। इस वर्चुअल रियलिटी तकनीकी में वास्तविक यूजर अनुभव का आभास होता है। अब देखते हैं सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी के बारे में। तो इस आभासी दुनिया में इंसान आंशिक तौर पर आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कर पाता है। इसे आप वीडियो गेम्स तकनीकी के समान मान सकते हैं। इस वर्चुअल रियलिटी को बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कंप्यूटर सिस्टम तथा बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर या टेलीविज़न का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है। तो यह वर्चुअल रियलिटी का सबसे कम आभास वाला अनुभव कराने की तकनीक है, जिसका आभास इंसान को किसी हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर के जरिए करवाया जाता है और यह एक 3D पेंटिंग देखने के समान अनुभव होता है। जैसा कि 3D पेंटिंग में फील होता है, वैसी फीलिंग यहाँ पे आती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। उपरोक्त सभी दुनिया के अलावा आजकल वेब बेस्ड वर्चुअल रियलिटी भी प्रचलन में है, जिसे VRML यानी कि वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा तैयार किया जाता है। इस तकनीकी को कम लागत, कम समय में अधिक लोगों तक अनुभव करवाया जा सकता है। ई-कॉमर्स साइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेब आधारित आभासी दुनिया का उपयोग करने लगे हैं, जिसका अनुभव वो अपने प्रोडक्ट देखते वक्त भी किया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्चुअल रियलिटी को अनुभव करने के
काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे HMDS यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले की। तो ये ऐसे उपकरण या मोटर बाइक्स के हेलमेट के भांति होते हैं जिसमें दो छोटी स्क्रीन के साथ स्टेरियो स्पीकर लगे होते हैं और बाहरी रोशनी को अंदर आवे से वो रोकने का पूरा बंदोबस्त किया रहता है इसमें, ठीक है। तो बाहरी रोशनी यहाँ पे नहीं आ सकती है। दोनों स्क्रीन 3D इमेज बनाती हैं और यूज़र के मूवमेंट के हिसाब से अपना आकार रूप बदलने में सक्षम होती हैं। इसमें बिल्ट इन एक्सेलेरोमीटर या पोजीशन सेंसर लगे होते हैं जो सिर की हलचल को पकड़ते हैं और आभासी वातावरण को इसी अनुसार अनुकूल होने में मदद करते हैं। उसके बाद इमर्सिव रूम्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें जितनी भी HDM के अलावा एक आभासी कमरा तैयार किया जाता है जिसमें दीवारें आंशिक पारदर्शी होती हैं जिनके पीछे से 3D ग्राफिक्स प्रोजेक्ट होते रहते हैं और यहाँ पर यूजर को हेलमेट नुमा एक HDM पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर एक 3D चश्मा जरूर पहनना पड़ता है। फ्लाइट सिमुलेशन में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा ग्लोव्स जो कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं और ये इनपुट उपकरण कहलाते हैं। इनकी मदद से यूज़र को वास्तविक अनुभव कराने में आवश्यक डेटा तथा मदद मिल जाती है। डेटा ग्लव्स उपकरण को हाथ में पहना दिया जाता है जो सेंसर युक्त होता है। जैसे यूजर किसी वस्तु पर उंगली रखता है या फिर उसको छूता है तो दिए गए दबाव के आधार पर इनपुट निर्मित होता है जिसके द्वारा आभासी वातावरण अनुकूल होता है। इस डिवाइसेस में फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग होता है। डेटा ग्लव्स के अलावा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड्स, बॉडी सूट्स आदि उपकरण भी शामिल होते हैं। इन उपकरणों के अलावा वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के आधार पर आभासी वास्तविकता उपकरण भी बदलते रहते हैं जिनका काम इनपुट लेना तथा आउटपुट देना और प्राप्त डेटा को प्रोसेस करना ही होता है। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी का उपयोग निम्न क्षेत्र में खूब किया जा सकता है, जैसे VR इन एजुकेशन, इन मेडिकल, इन डिफेंसेस, इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट। ओके, तो देखते हैं एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है वर्चुअल रियलिटी से। इस तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कठिन, जटिल और जोखिम भरी विद्याओं को सिखाने में किया जा सकता है। इसका उदाहरण है फ्लाइट सिमुलेशन के रूप में मौजूद, ठीक है। मानव शरीर की जटिल संरचना को समझाना भी या समझना भी इसके द्वारा पॉसिबल है। किसी पहाड़ की चढ़ाई का प्रदर्शन या प्रशिक्षण देना हो, हवाई जहाज से छलांग या पैराशूट की मदद से उड़ना हो, तैराकी सीखना हो, ड्राइविंग प्रशिक्षण जैसे जोखिम कामों में वर्चुअल रियलिटी तकनीकी के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अब देखिए मेडिकल लाइन में ऑपरेशन करना हो या मस्तिष्क की महीन और जटिल सर्जरी का व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे जानलेवा और खर्चीले मेडिकल कार्यों का शिक्षण देना हो तो ये आसानी से पॉसिबल है। इसमें खर्चा भी कम आएगा। आभासी ऑपरेशन करना, ठीक है, तो डॉक्टर अपने स्थान पर ही रहते हैं और ऑपरेशन करने के लिए रोबोट भेजा जाता है जिसे कि डॉक्टर संभालता है, ठीक है। तो ये आभासी ऑपरेशन यानी कि सीखने के पर्पज से हो सकता है। इस लाइन में भी संभावनाएं बनी रहती हैं और मानसिक डिसऑर्डर पर भी इसका उपयोग करने हेतु शोध जारी है। अब देखिए डिफेंस में कैसे होता है। सेवा और रक्षा कार्यों में इस तकनीकी से मानवीय और वित्तीय दोनों बचत संभव है और सैनिकों का वास्तविक युद्ध अभ्यास के बजाय आभासी युद्ध अभ्यास या युद्ध स्थल पर युद्धाभ्यास करवाना इससे आसान हो जाता है। साथ ही साथ वाहन चलाने की वास्तविक ट्रेनिंग देना हो तो भी इससे आप दे सकते हैं। हथियार चलाने तथा निशाना साधने के लिए भी प्रशिक्षण भूमि तैयार करने के लिए ये उपयोगी होता है। अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कितना रोल है। तो जो भी आर्टिस्ट अपनी कलाकृतियाँ बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और इंजीनियर्स इमारतों का वास्तविक मॉडल तैयार कर रहे हैं, क्लाइंट को वास्तविकता का आभास करा रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में भी
कार, बाइक तथा अन्य वाहनों का वास्तविक मॉडल तैयार करने में कम लागत के कारण इस तकनीक का उपयोग होना शुरू हो गया है। इस पैटर्न को अन्य इंडस्ट्रीज भी अपने उत्पादों के प्रोटोटाइप तैयार करने में शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं एंटरटेनमेंट में, तो मनोरंजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां नए तकनीक का सबसे पहले स्वागत बड़े चाव से स्वीकार किया जाता है। वीआर तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग भी मनोरंजन स्टडी में ही होता है, जैसे कि 3D मूवी हो, शो हो, गेम हो आदि। ठीक है, उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा वीआर तकनीकी अपना दायरा बढ़ाती ही जा रही है और नए नए क्षेत्रों में अपना उपयोग सुनिश्चित कर रही है। वर्चुअल टेक्नोलॉजी की क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ये भी टॉपिक्स चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वर्चुअल रियलिटी जो टेक्नोलॉजी है उसकी सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य। विभिन्न शोधों और अध्ययनों से पता चला है कि लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई हैं, जैसे सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, तनाव, आंखों में जलन, सूखापन, यहाँ तक कि कभी कभी वास्तविक दुनिया के साथ तालमेल गड़बड़ाने की बातें लोगों ने कबूल की हैं। ठीक है, मतलब जो कि वर्चुअल रियलिटी को अवेलेबल कराते हैं तो उन चीज़ों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो कई लोगों ने इन बातों को कबूला भी है कि ऐसा होता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी पहेली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं सेकंड टॉपिक जो आज का हमारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये क्या होता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको संक्षिप्त में एआई बोलते हैं या हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच होती है जो ऐसी मशीनों को विकसित कर रही है जो मनुष्य की तरह सोच सकें और कार्य कर सकें, जैसे आवाज़ की पहचान, समस्या को सुलझाना, लर्निंग, प्लानिंग, ये सब काम कर सके। यह मनुष्यों और जानवरों के द्वारा प्रदर्शित जो भी नेचुरल इंटेलिजेंस है, इसके विपरीत मशीन्स द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंस है। साथ ही साथ इसके द्वारा एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो वैसे ही सोच सके जैसे कि ह्यूमन माइंड सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें परिपूर्ण बनाने के लिए उसे लगातार तैयार किया जा रहा है। इसके प्रशिक्षण में अपने जो है इसमें इसे मशीनों से अनुभव सिखाया जाता है। ठीक है, और नए इनपुट के साथ तालमेल बनाने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ऐसी मशीन बन रही हैं जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके प्राप्त डेटा पर खुद बुद्धिमानी से कार्य कर सकती हैं। यानी अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो यह हमारे दोस्त जैसा हो जाएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या करना है ये आपको खुद सोचकर बता देगा, उसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम की सोचने और सीखने की क्षमता है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि मशीन को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद किसी समस्या के बारे में इंसानों की तरह सोचे और उस पर कार्य करे और उससे सीखे। अब देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार की हो सकती है, तो इसमें पहला भाग देखते हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जिसे कि नैरो एआई के नाम से भी जाना जाता है, यह पूरी तरह से नैरो टास्क के कार्यों पर केंद्रित होती है। वीक एआई किसी स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विपरीत किसी विशेष समस्या को पूरा करने के लिए होती है, और यह मशीन अपना काम करने में बहुत स्मार्ट नहीं होती, परंतु यह ऐसा बनाया जाता है कि वे स्मार्ट लगे। उदाहरण के लिए लूडो गेम, इसमें जब आप कंप्यूटर मोड खोलते हैं तो एक तरफ से आपको टोकन्स खुद ब खुद बढ़ती जाती हैं। उसके ऐसा करने के लिए सारे रूल्स व मूव्स पहले से ही सॉफ्टवेयर में फीड कर दिए जाते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई यानी मजबूत बुद्धिमत्ता, तो जिसका उपयोग एआई डेवलपमेंट के एक निश्चित माइंडसेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य उस बिंदु पर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना होता है जहां मशीनों की बौद्धिक क्षमता कार्यक्षमता रूप में जो है इंसानों के बराबर हो। स्ट्रॉन्ग एआई ऐसी मशीनें बनाता है जो वास्तव में इंसान की तरह सोचे और इंसान की तरह काम भी कर सके। अभी इससे कोई उचित मौजूद उदाहरण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री या स्ट्रॉन्ग एआई बिल्ड करने में कि जो है काफ़ी नज़दीक जो है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके दूसरे भाग की तो देखिए प्रतिक्रियाशील मशीनों यानी कि रिएक्टिव मशीन जो होती हैं, ये मशीनें बहुत बेसिक होती हैं क्योंकि यह मेमोरी स्टोर नहीं करती और फ्यूचर में किसी कार्य को करने के लिए अपने पास्ट अनुभव का उपयोग भी नहीं कर पाती। प्रतिक्रियाशील मशीनें जो होती हैं बस देखकर उस पर रिएक्ट करती हैं। आईबीएम का डीप ब्लू, जिसे कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर कास्परोव को हराया, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, यह एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके पास अपनी खुद की चेतना, सेल्फ अवेयरनेस और सुपर इंटेलिजेंस होती है। सरल शब्दों में कहें तो आप इसे एक तरह का ह्यूमन भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी वर्ड उपलब्ध नहीं है। अगर भविष्य में यह मुमकिन हो सका तो एआई के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी, यह एक ऐसे एआई सिस्टम होते हैं जो फ्यूचर डिसीजन को इन्फॉर्म करने के लिए पिछले अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार में कुछ डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को डिजाइन किया गया है। मस्तिष्क का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ माइंड, इस प्रकार की एआई मशीनों को लोगों की भावना, विश्वास, विचार, उम्मीद और सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हुए हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी चीज़ निकलकर सामने नहीं आई है जिससे यह अनुभव हो सके। अब बात करते हैं एआई एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहला देखिए नॉलेज के बारे में, दुनिया के बारे में जानकारी जो है प्रस्तुत करने की क्षमता, जैसे कि वित्तीय बाजार के बारे में, खरीद, भविष्यवाणी, धोखाधड़ी की रोकथाम, दवा निर्माण, चिकित्सा विज्ञान, मीडिया की सिफारिश इत्यादि में इसका बहुत यूज़ होता है। साथ ही साथ विचार विमर्श करना हो, तर्क कटौती के माध्यम से समस्या को हल करने की क्षमता, जैसे वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन करना, कानूनी मूल्यांकन करना, वित्तीय अनुप्रयोग प्रसंस्करण करना, स्वायत्त हथियार प्रणाली, खेल इत्यादि। संचार यानी कम्युनिकेशन, बोले जाने वाली और लिखित भाषा को समझने वाली, जैसे कि बोले जाने वाली और लिखित भाषाओं को वास्तविक समय अनुवाद करना, वास्तविक समय में प्रतिलेखन करना, बुद्धिमान सहायक या आवाज़ नियंत्रित करना, जैसे कि आप गूगल में बोल के भी सर्च कर सकते हैं, तो वो भी एक एआई का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने गूगल मोबाइल में खोला, उसमें बोल के भी हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन वाले प्रोसेस में आ सकता है, एआई एप्लीकेशन हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लानिंग की यानी कि योजना की, तो लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने की क्षमता भी इससे पॉसिबल है, जैसे कि सूचना प्रबंधन, भाग पूर्वानुमान, भविष्य कहने वाला, रखरखाव करने वाला, भौतिक और जटिल नेटवर्क अनुकूल और नेविगेशन इत्यादि। फाइनली अगर बात करें अनुभूति करवाने वाला, तो जो भी ऑडियो या फिगर या इमेजेस हैं या अन्य संवेदी जो है आदानों के माध्यम से दुनिया के बारे में चीज़ों का अनुमान लगाने की क्षमता, जैसे कि चिकित्सा निदान करना, स्वायत्त वाहन या निगरानी इत्यादि। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल टेक्निक आखिर क्या है। तो देखिए एआई तकनीकी एक मेथड होता है जो व्युत्पन्न ज्ञान का उपयोग करता है ताकि इसके एरर को करेक्ट करने के लिए संशोधित किया जा सके। एआई टेक्निक एक सांख्यिकी और मैथमेटिकल मॉडल के उन्नत रूपों से बने मॉडल्स होते हैं फ्रेंड्स, और ये मॉडल कंप्यूटर मशीन के लिए उन कार्यों की गणना करना संभव बनाते हैं जो मनुष्य द्वारा किए जा सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण जैसे कि आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क, हेरिस्टिक्स, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरणों की। तो जैसे कि सीरी का आपने नाम सुना हो, इसके बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा, और ये एप्पल द्वारा पेश किया गया है, एप्पल कंपनी द्वारा।
और ये सबसे लोकप्रिय आभासी सहायक है, वर्चुअल असिस्टेंस है। हालांकि यह सिर्फ आईफोन और आईपैड में उपलब्ध है और यह एआई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे बस आप हैरी श्री बोलिए और यह आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि टाइमर सेट और कैलेंडर में इवेंट सेव करने जैसी कामों में भी आपकी सहायता कर सकता है। श्री आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकी का प्रयोग करती है और यह सबसे अनुकूल वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर होता है। इससे संबंधित डिवाइस एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स भी हैं जो समान कार्य के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। सेकेंड अगर बात करें टेस्ला, तो न केवल स्मार्टफोन बल्कि ऑटोमोबाइल्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप एक कार गीक है तो आप टेस्ला के बारे में जानते होंगे। यह अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार में न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पाद क्षमताओं और पूर्ण तकनीकी नवाचार जैसे कि फीचर उपलब्ध हैं। जैसे ऐसा ही न जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और बन रही हैं जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएंगी। अगली बात करते हैं गूगल मैप की। तो वैसे गूगल मैप कई क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और हमको किसी भी जगह का रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ गेन्स टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी को स्कैन करती है और एल्गोरिथम का उपयोग करके सही रूट को हमें बताती है। अभी गूगल ने अपनी वॉइस असिस्टेंट के में सुधार करके और रियल टाइम में संबंधित वास्तविकता नक्शे बनाकर अपने गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। अब देखिए नेक्स्ट सबसे प्रसिद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप में से एक था और इसे 2014 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया है। नेक्स्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता है। ऐसा करने के लिए यह व्यवहार एल्गोरिदमिक का उपयोग करता है और यह इतनी इंटेलिजेंस मशीन है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही आपके लिए उपयोगी तापमान का पता लगा लेती है। अगर घर में कोई ना हो तो यह ऊर्जा बचाने के लिए भी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। इको को अमेज़न द्वारा लॉन्च किया गया था और यह एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट था जो आपके सवालों के जवाब दे सकता था, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता था, आपको ट्रैफिक और मौसम का हाल बता सकता था, लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता था, स्पोर्ट्स के स्कोर भी प्रदान कर सकता था। इको में और भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिससे यह नई सुविधाओं को जोड़ता जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाला वक्त इको को और भी स्मार्ट बना देगा। अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी एआई का हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए 1950 की वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के विकास के साथ ही एआई के क्षेत्र में रिसर्च का काम शुरू हुआ था। इसके बाद भी कई दशकों तक एक कंप्यूटर किसी ह्यूमन माइंड की तरह सोच या कार्य कर पाए, इसकी कोई कड़ी नहीं जुड़ पाई थी। आगे चलकर यह खोज जिसने एआई के शुरुआत विकास के बहुत हद तक बढ़ाया है वह नॉर्बर्ट वाइनर द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि इंसानों के सभी बुद्धिमान व्यवहार प्रतिक्रियाएं तंत्र के परिणाम होते हैं। मॉडर्न एआई की दिशा में एक और कदम तब बढ़ा जब लॉजिक थ्योरिस्टिक का निर्माण हुआ। 1955 में नोबेल और शिमोन द्वारा डिज़ाइन किया गया यह फर्स्ट एआई प्रोग्राम माना जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के बारे में। तो देखिए कई शोध के बाद अंततः जिस व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी थी वो हैं जॉन एमसी कैथी या जॉन मैक कैथी। यह एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे एआई के क्षेत्र में और विकास करने के लिए उन्होंने 1956 में एक सम्मेलन किया था। इसका नाम था द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें वो सभी लोग भाग ले सकते थे जो मशीन इंटेलिजेंस में रुचि रखते हों। और इस सम्मेलन का मकसद रुचि रखने वाले लोगों की प्रतिभा और विशेषज्ञता को आकर्षित बनाना था ताकि वह इस काम में मैककार्थी की मदद कर सकें।
बाद के वर्षों में एआई रिसर्च सेंटर का गठन हुआ, जिसमें ये मेलॉन यूनिवर्सिटी के एआई को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ था। इसके साथ ही एआई को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहली चुनौती जो उनके सामने थी, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना था जो बहुत कम खोज करके किसी समस्या को कुशलता से हल कर सके। दूसरी चुनौती, ऐसे सिस्टम का निर्माण जो खुद से किसी कार्य को सीख सकता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहली सफलता तब मिली जब 1957 में नेवेल और सीमन द्वारा एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर यानी GIPIS नामक नोबेल प्रोग्राम बनाया गया। यह वीनियर्स के फीडबैक सिद्धांत पर विस्तार करता था। इसके जरिए सामान्य ज्ञान की समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान किया जा सकता था। एआई हिस्ट्री में 1958 में जॉन मैकेर्थी द्वारा लिस्प लैंग्वेज का निर्माण भी किया गया, जिससे जल्द ही कई एआई रिसर्चरों द्वारा अपनाया गया था और यह आज भी उपयोग में है। चलिए बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। तो यहाँ पर देखिए, सोशल नेटवर्क का उपयोग करके आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और कई सारी फेमस साइट भी हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म उपलब्ध करा रही हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं या मार्केटिंग में हैं तो सोशल नेटवर्किंग आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सोशल नेटवर्किंग है क्या। तो देखिए, सोशल नेटवर्किंग एक नेटवर्क्स ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो पारस्परिक संबंधों जैसे कि फ्रेंड्स यानी कि दोस्त हो, संबंधी हो, कस्टमर या ग्राहक हो, सहकर्मी हो, उनसे सबसे ये जो है मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया एक सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से जुड़ते हैं और आपस में कम्युनिकेट और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये सोशल नेटवर्क आपको लोगों से जुड़ने और सामाजिक रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम आज के सबसे पॉपुलर सोशल साइट्स में से एक है। ये एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग है जहां आप वर्चुअल कम्युनिटी बनाते हैं और ऑनलाइन आपस में सूचनाओं का लेन देन करते हैं। सोशल नेटवर्किंग का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग का यूज हर कोई अपने पर्पज से करता है। एक इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्य के लिए कर सकता है, वहीं एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करेगा। आइए सोशल नेटवर्किंग कुछ उपयोग के बारे में जान लेते हैं। जैसे संपर्क में रहने के लिए, इंडिविजुअल अर्थात आम लोग अपने फ्रेंड्स के कनेक्ट में रहने के लिए इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं ताकि वह आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और एक दूसरे के द्वारा शेयर की गई इमेज, वीडियो और पोस्ट को देख पाएँ। घटनाओं और जानकारी से अपडेट आप हो जाते हैं। दुनिया में हो रहे किसी भी तरह के इवेंट्स या इंसिडेंट से आप अप टू डेट रहते हैं। आपके नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो रही बातों का आपको पता चलता रहता है। मनोरंजन के लिए, ठीक है, तो मनोरंजन में काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है। तो आजकल अधिकतर लोग सोशल मीडिया का उपयोग एंटरटेनमेंट पाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ब्रांड का प्रचार करना हो, आजकल लगभग अधिकतर कंज्यूमर ब्रांड और कंपनीज इन्हीं सोशल नेटवर्क की हेल्प से कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया की मदद से कोई भी अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकता है। विषय के बारे में अपनी राय देना हो, ठीक है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग का। किसी भी चीज़ या व्यक्ति के बारे में अपने ओपिनियंस रखनी हो, लोगों तक शेयर करनी हो उसको, और इसके अलावा किसी प्रोडक्ट या मूवी का रिव्यू भी आपको यहाँ पे दिया जाता है जिसमें आप कमेंट कर सकते हो। इससे दूसरे लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है। नए लोगों से मिलने के लिए भी अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं या आपको न्यू पीपल से मीटअप करना पसंद है तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। देखिए, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज यानी कि SNS को आमतौर पर इंटरनेट या मोबाइल बेस्ड सोशल स्पेस के रूप में परिभाषित किया जाता है
जहां लोग कनेक्ट और कम्युनिकेट कर सकें। इन सर्विसेज को अपनी विशेषताओं के कारण अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही साथ अब देख लेते हैं उन विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफाइल बेस्ड एसएनएस की। तो यहाँ पर प्रोफाइल आधारित जो सेवाएं हैं उनको मुख्य रूप से मेंबर्स के प्रोफाइल पेजेस के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनसे किसी इंडिविजुअल मेंबर की इंफॉर्मेशन जैसे कि पिक्चर्स हो या इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि फेसबुक जैसी वेबसाइट इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें अपने विचारों सामग्री को आप कमेंट्स या पोस्ट के माध्यम से शेयर कर पाते हैं। दूसरी बात करें कंटेंट बेस्ड एसएनएस की तो देखिए ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जहां पर आप वीडियो या फोटोग्राफी कंटेंट्स को अपलोड और शेयर कर सकते हैं और आपको उसमें बदलाव करने की पूर्णतः छूट होती है। जैसे कि यूट्यूब हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, जहां आप अपनी खुद की सामग्री लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म में दूसरे लोगों द्वारा शेयर की गई सामग्री को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट लेबल्ड एसएनएस। तो अधिकांश सोशल नेटवर्किंग साइट अपने यूजर्स को ग्रुप बिल्डिंग फंक्शनैलिटी उपलब्ध कराती हैं, अर्थात यहाँ आपको अलाउ किया जाता है कि आप मिनी कम्युनिटीज़ वाले ग्रुप बनाने के लिए निंक्स जैसे सोशल नेटवर्क्स पर आप खुद का एक सोशल नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और अपने ग्रुप में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और ये आपके स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। मल्टी यूज़र वर्चुअल इन्वायरमेंट साइट्स जैसे कि सेकंड लाइफ और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट आपको एक ऑनलाइन वर्चुअल एनवायरनमेंट उपलब्ध कराते हैं और ये यूज़र को एक दूसरे के एवेटर्स यानी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन से इंटरैक्ट करने में भी अनुमति देते हैं। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स की सूची आमतौर पर निजी होती है और सार्वजनिक रूप से साझा या प्रदर्शित नहीं की जाती है। सोशल सर्च सोशल सर्च इंजन एक महत्वपूर्ण वेब डेवलपमेंट है जिसमें सोशल नेटवर्किंग की पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक खोज इंजन हैं, लेकिन विंक और स्पोकी कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सार्वजनिक प्रोफाइल में खोज करके परिणाम उत्पन्न कराती है। अब देखते हैं आखिर सोशल नेटवर्किंग के नुकसान क्या क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज। तो देखिए आज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में तरह तरह की इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। एक रिसर्च के अनुसार इन साइट में पाए जाने वाली 60% न्यूज़ इन्फॉर्मेशन या तो फेक होती है या उनमें आधी अधूरी जानकारी दी गई होती है। सोशल नेटवर्क का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग खासकर यंग जनरेशन अपना ज़्यादातर टाइम इन साइट पर वेस्ट कर रहे हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और माइंड पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीते कुछ वर्षों में फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट की घटनाएं बहुत अधिक सामने आई हैं। इसके और यहाँ पर आपके द्वारा अपलोड किए गए जो भी पर्सनल डेटा हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी को पब्लिक ना करें। सोशल मीडिया में आज के समय में नेगेटिव कमेंट्स और पोस्ट इतनी अधिक हैं कि सोसाइटी को बुरी तरह से इम्पैक्ट वो कर रही हैं। डिप्रेशन और एनेक्सिटी के कई कारणों में एक कारण सोशल मीडिया का अधिक यूज़ करना है। ये हमें अपने वर्क, स्टडी और टास्क को करते समय सबसे अधिक डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो है सोशल मीडिया। अधिक सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करके अगर आप करोगे तो ब्रेन पर्सनली डिसऑर्डर को बढ़ावा देता है। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बढ़ावा देता है और इसके अधिक उपयोग से बच्चे के दिमागी विकास में कमी हो सकती है और गलत प्रभावों का शिकार भी हो सकते हैं। अब देखते हैं आखिर सोशल नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग हमें वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है ना। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लोगों से कनेक्ट रहते हैं और अपने थॉट्स और पिक्चर्स को उनके साथ शेयर कर पाते हैं और ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। दुनिया भर में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत इजी हो गया है इसकी मदद से। इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा में जो भी है
यहाँ से आप अपने निजी परिचित को तुरंत अपनी बात कह सकते हैं और उनका इमीडिएट रिप्लाई पा सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्या एक्टिविटीज़ हो रही है सोशल मीडिया से, इसका पता हमें चलता रहता है। लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन हमें अपने स्मार्टफोन में प्राप्त होते रहते हैं। इन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में आप कई ऐसे ग्रुप्स से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। आपको हज़ारों ऐसे ग्रुप्स और फोरम्स मिल जाएंगे जो फोकस करते हैं किसी भी प्रोफेशन और एजुकेशन परस्यूट में। यहाँ से आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्प ले सकते हैं। अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए कंपनीज इन सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुद का पेज क्रिएट कर सकती हैं और ये प्रतिक्रिया उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल करने में मदद करती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करना चाहते हैं तो इन सोशल नेटवर्क जैसे गूगल रिव्यूज़, रिव्यूज etc पर जाकर आप पब्लिक रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं और किसी सामग्री की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। ठीक है, जो कि CCC चैप्टर 9 का पार्ट 2 था। आशा करता हूँ आज का ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दूसरों की भी मदद हो पाए इसलिए इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और ऐसी ही तकनीकी संबंधी वीडियो देखने के लिए योर टेक सपोर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एड फ्री वीडियोस आपको उपलब्ध होते हैं, स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।